आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको क्यूशन स्टेज समझाऊंगी और देन हम मूव करेंगे माइटोसिस के ऊपर। एक चीज मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूं, सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे सिर्फ ये सीखना है, सिर्फ इतना ही सीखना है कि अगर माइटोसिस के सारे फेजेस को आपको डिफरेंशिएट करने कोई बोले तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने डिफरेंशिएट कर लिया तो एक स्टेज को अलग से स्पेसिफिकली आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन स्टेज से मैं स्टार्ट करूंगी और काफ़ी आसान सा टॉपिक है, समझने में भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये देखिए, ये हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ तक किया था G2 फेज तक। तो अब इसके बाद बचता क्या है, जो आपने ये सेल साइकिल देख रखा है। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके दिमाग से स्किप हो गया हो, तो मैं एक सिंपल सी बात बता देती हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में सिर्फ ये सिखाया था, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। M के ऊपर तो पूरा चैप्टर है, ये M जो है हम लोगों को इसके रिगार्डिंग कंप्लीट चैप्टर की ही पढ़ाई करनी है। माइटोसिस अगर आप सीख गए तो मियोसिस में थोड़ा भी टाइम नहीं लगना है। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, ये G0 बचा, और यही वो G0 है जिसको क्वेश्चन स्टेज भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कई लोग इसको क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं, क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं, बट ये वो ऐसा स्टेज है, रेस्टिंग स्टेट बोला जाता है। लेकिन क्या आपका जो हार्ट है वो आपके बर्थ के बाद से लेके आज तक उसने रेस्ट किया है क्या? कभी नहीं, एक्टिव तो रहता ही है, बट इसको किस मायने में रेस्टिंग बोला जाता है कि हाँ चलो ठीक है, अब ऐसा टाइम आ गया कि वो सेल जो है डिवाइड तो नहीं करेगा, कम से कम उसने परमानेंट जो है वो सब कुछ अक्वायर करके वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ थोड़ा सा नोट कीजिए, उसके बाद तो माइटोसिस पूरा का पूरा समझना ही है आपको। तो आज की क्लास हम लोग ट्यूशन स्टेज से स्टार्ट करते हैं। TUIESCEN, ट्यूशन स्टेज या फेज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और इसको हम लोग कहते क्या है, मतलब डिनोशन क्या होता है इसका, G0 होता है ना, G0। ये हो गया आपके पास। एक ही चीज हो सकती है इसमें, अगर कीवर्ड मैं आपको सिखाऊं तो यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट ऑफ सेल, रेस्टिंग फेज ऑफ, एक्चुअल में नहीं होता वो, मैं आपको सबसे समझा ही रही हूँ, बट ठीक है, हम लोग इस सेंस में बोल रहे हैं कि सेल कम से कम डिवाइड तो नहीं कर रहा उससे। अब जब क्वेश्चन स्टेज के बारे में बात करी जाती है तो यहाँ पे सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि सेल की मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टॉप हो जाए। तो सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल का मेटाबॉलिज्म जो है वो एज इट इज होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दूसरी बात, हम लोग एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से वैसे भी जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाती है आपके लिए, है ना। मैम नर्व सेल एंड हार्ट सेल्स। थोड़ा लाउडली बोलेंगे, मुझे वॉइस कम आ रही है। मैम नर्व सेल एंड हार्ट सेल्स एग्जांपल। हाँ हाँ, एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। some cells, some मैम गॉल specific ब्लैडर cells, हाँ some specific cells exit to their cell division during fusion stage
due to their permanent structure and functions throughout the life. For example, cells of heart. बहुत बढ़िया क्लासिक एग्जाम्पल है बिल्कुल। एक बार अगर बन गया, अगर ये डिवाइड करता तो क्या होता? अगर ये डिवाइड करता तो कभी अगर किसी का हार्ट फेलियर हो गया तो उसको हार्ट के ट्रांसप्लांटेशन की कोई जरूरत ही नहीं होती। कुछ ऐसी मेडिसिन लिखी जाती, डॉक्टर बोलते ठीक है वेट करो, रेस्ट करो, ये अपने आप क्या हो जाएगा, कुछ दिन में रिकवर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, बोन फ्रैक्चर होता है, मतलब अगर छोटा मोटा बोन फ्रैक्चर है या थोड़ा अगर ज्यादा हो गया, मेजर हो गया, तो उसमें क्या है, मतलब जैसा फ्रैक्चर होता है उसके हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, हाँ भाई इतने दिन तक रेस्ट करो, इतने टाइम तक रेस्ट करो। वहां पे ज्यादा प्रोटीन कंजम्पशन के ऊपर जोर दिया जाता है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो प्रोटीन है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एमिनो एसिड्स है, और एमिनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस और फेनोमेना ऑफ डेवलपमेंट, रिपेयरिंग, सेल डिवीजन, नरिशमेंट, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है ना। तो जिसकी वजह से क्या है, वहां पे उस केस में जहां पे जो सोमैटिक सेल्स हैं आपकी बॉडी के, तो सोमैटिक सेल में भी, ये भी सोमैटिक सेल है, हार्ट सेल भी सोमैटिक सेल है, लेकिन ये दूसरे तरह का हो गया, एक्सेप्शनल केस हो गया। ये सेल डिवीजन से एग्जिट सीधा उस गेट से बाहर निकल गया, बोला बस अब मेरा काम यहाँ पे ओवर हुआ, मुझे दोबारा डिवाइड नहीं करना, ठीक है। लेकिन उस केस में जैसे फ्रैक्चर वगैरह का मैंने आपको केस बताया है, वहां पे ये आपके लिए एक तरीके से मतलब बेटर लक है आपका, और बहुत अच्छी बात है कि वो सेल जो है वहां पे डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन स्टेज है। और एनिमल सेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के जो सेल डिवीजन को है वो हम लोग शुरू से वही चलेगा, बस लास्ट में जो साइटोकाइनेसिस होना है उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे वो अलग अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। Yes, ma'am. सबसे पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, मतलब अगर मुझे माइटोसिस स्टार्ट करना है तो माइटोसिस स्टार्ट करने के पहले की कहानी। सबसे पहली बात, आपको सिर्फ इतना याद करना है, ये 4 बेसिक फेजेस जो है, ये 4 जो बेसिक स्टेजेस हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। पहले आपको बस ये याद कर लेना है। कैसे इसको समझना है वो मैं आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताती हूँ, और बिल्कुल कीवर्ड सिखाऊंगी मैं आपको, किस कीवर्ड को कैच करके क्या आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, माइटोसिस को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं। माइटोसिस और मियोसिस में जब मैंने एक ही पॉइंट का डिफरेंस आपको सिखाया था, वहां पे मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन बाय मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, जिसके बेसिस पे आपने क्या सीखा था, माइटोसिस नेवर इंटरफेयर्स विद द प्लॉइडी ऑफ सेल, सेल की प्लॉइडी के साथ वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। एक हमने एक बेसिक 0 लेवल का एक टेबल बनाया था, ये देखिए एक ही पॉइंट लिखा था उसमें, ये रहा, इसकी बात मैं कर रही हूँ। और मैंने क्या बोला था, इसका कंप्लीशन हम लोग कब करेंगे, जब पूरा ये चैप्टर जो है वो हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो चैप्टर में 2 ही टॉपिक ही पढ़ना है, 2 टॉपिक पढ़ना है। क्या बोलने का मतलब है, 2 टॉपिक पढ़ना, बोलने का मतलब है कि एक आपको माइटोसिस सीखना है और एक आपको क्या सीखना है, मियोसिस सीखना है, और कोई काम तो आपको करना नहीं है इस चैप्टर में। चलिए तो हम लोग माइटोसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं।
हाँ बोलिए, बोल रहे हैं कोई कुछ? मैम मेरा एक डाउट है। आवाज बहुत कम आ रही है, फिर से बोलिए। मैम मेरा एक डाउट है। अच्छा, एग्जाम है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? मैम मैं बोल रहा हूँ मेरा एक डाउट है। अच्छा, डाउट है, मुझे सुनाई दे रहा है मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम है। हाँ बोलिए। मैम बोलो, एक बार ट्यूशन स्टेज समझा देंगे? देखिए, क्वेश्चन स्टेज, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन स्टेज बोलने का ये मतलब है कि आपका जो सेल है वो डिवाइड नहीं करेगा फिर। बिल्कुल, अगर आपको बेसिक इसको क्लियर करना है तो अगर आपके फिंगर में एक माइनर सा कट हुआ तो वो रिकवर हो जाएगा, उसकी हीलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ, हार्ट का कोई सेल डैमेज हुआ, तो क्या उसकी हीलिंग होती है क्या? यस और नो? होती है? No, ma'am. नहीं होता ना। नो तो इस मैम। वजह से, हाँ, इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि इसके ऊपर मैंने आधा घंटा लेक्चर दिया था पिछली क्लास में, याद है आपको? जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी में जो सारा डेवलपमेंट का काम है, रिपेयरिंग का Yes. काम है, नरिशमेंट का काम है, सब सेल डिवीजन करता है। ये आपके लिए एक वरदान की तरह एक बून है, समझ गए? अगर नहीं होता तो क्या होता? लेकिन कहाँ पे फेल हो जाता है ये सारी स्ट्रैटेजी, आप कहाँ आप हार जाते हैं? जहाँ पे हार्ट का केस आता है। हार्ट जो है, एक बार बन के अपने उसने परमानेंट फंक्शन को अक्वायर कर लिया, देन वो डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब आया समझ में? हाँ मैम। चलिए, अब इसके बाद हम यहाँ पे माइटोसिस के बारे में बात कर रहे हैं। माइटोसिस इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि अगर एक बार बच्चा माइटोसिस सीख जाता है ना, तो मुझे इसको मियोसिस सिखाने में टाइम नहीं लगता। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है सबसे बड़ा, कि जो ये माइटोसिस है, इसके जो चारों फेजेस है, इसी को रिपीट करके हम मियोसिस में करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है। और उसमें भी एक और अच्छी बात क्या है कि आप इंटरफेस समझ चुके हैं। इंटरफेस बोलने का क्या मतलब है? कोई बच्चा बताएगा मुझे, इंटरफेस से क्या समझ रहे हैं आप? आपको किसी Ma'am, ने बोला लिमिट. इंटरफेस, मतलब आप समझ जाइए कि G1 G2 तीनों कवर किया जा रहा है उसमें। ठीक है, यही मेरा पूछने का मोटिव है। अगर आपको किसी ने भी बोला तो आप समझ जाइए कि अच्छा, आपको जो है वो, आपको मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया, आपको एग्जाम में मैंने क्वेश्चन दिया, राइट अ नोट ऑन इंटरफेस, और आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, तो आप क्या सोचेंगे? आपको बस नाम लिख के आना है तीनों का? इसका मतलब है कि उसने पूरा साइकिल बना के तीनों का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको, फेस और Ma'am, समझ गया? एस और G2 सभी एक्सप्लेन करना है। हाँ बिल्कुल, मतलब जो पिछली क्लास है ना, उसको पूरा आपको एग्जाम में जाके एक्सप्लेन कर देना, ये मेरा yes. बोलने का मतलब। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैंने नया नहीं लिखा है। जो मैं बेसिक डिफरेंस लिख रही थी उसको वहां से उठा के मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। रीजन क्या है? ये जो है ये फिक्स है, इसमें आप कोई छेड़छाड़, फेर बदल, बदलाव नहीं कर सकते। अगर एक सेल के पास क्रोमोसोम का नंबर 46 है, 46 है, तो ये जो है ये क्रोमोसोम के नंबर के साथ अपनी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, जबकि माइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये बेनिफिट किसका है? ये माइटोसिस का बेनिफिट है। और ये प्लस पॉइंट किसका है? ये माइटोसिस का है। जहाँ पे नरिशमेंट होना है, डेवलपमेंट होना है, रिपेयरिंग होना है, वहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस की सबसे अच्छी खासियत, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, इस चैप्टर में अगर एक पॉइंट आता है आपको, या इस चैप्टर में अगर आपको कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका आंसर करना जो है, आप एक ही तरीके से सीख सकते हैं अगर आप इन सब के डिफरेंसेस को क्रिस्टल क्लियर समझ लें। मैं ये भी बता रही हूँ आपको, एक और बात जो है मैं साफ साफ बोल देती हूँ आपको, जो आप मेरे से पहले भी पूछ रहे थे, अगर आपको समझ नहीं आया ना ये चैप्टर, आप इसको वार्निंग समझिए या जो समझिए, अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आया, तो आज के बाद से आप जब जब बायो की पढ़ाई करेंगे तो जिंदगी भर ये चैप्टर आपके लिए डाउट ही बन के रह जाएगा। आप जिंदगी भर टीचर से यही बोलेंगे, एक बार बता दीजिए क्या डिफरेंस होता है माइटोसिस मेयोसिस में। फिर आप जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, सपोज कीजिए ग्रेजुएशन में गए, फिर आएगा माइटोसिस मेयोसिस, फिर पूछिएगा आप टीचर से। मतलब ये जिंदगी भर के लिए डाउट बन जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत लेक्चर दे दिया मैंने।
आगे देखिए, इससे पहले कि मैं लिखूं, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। आपको इस केस में कितना सेल दिख रहा है, एक या दो? मैम 1। 1, ठीक है। यहाँ आपको डिवाइडिंग सेल ऐसा लग रहा है कि बीच में से नैरो होके डिवाइड होने जा रहा है, ये लग रहा है आपको? यस। यस ठीक है। मैम, वो तो मतलब साइटोकाइन। अगर आप माइटोसिस कराना चाहते हैं तो एक से ये 2 सेल में आप बदलना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, माइटोसिस नेवर इंटरफेयर्स विद द प्लॉइडी ऑफ द सेल। 50 बार मैं बोल चुकी हूँ पिछली क्लास में। अब इंटरफेस जो यहाँ पे है और ये जो प्रोफेज है, इसमें आप बस मुझे ये बताइए कि आपको इसमें और इसमें फर्क क्या दिख रहा है? मैम सेल्स 2 है। सेल क्या बोल रहे हैं? मैम इंटरफेस पे सेल 1 है और प्रोफेस में सेल 2 है। और क्या दिख रहा है आपको स्पेशल? मैम क्रोमेटिन फाइबर्स। देखिए, हो गए। इंटरफेस में जो यहाँ धागे की तरह आपको दिख रहा है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क है। क्या है ये? क्रोमेटिन नेटवर्क है। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है कि धागे की तरह यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये वाला जो केस है? यस। ठीक। लेकिन जब हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक और आपको नीट का क्वेश्चन कराऊंगी अभी। सीधा सीधा बच्चों से एक सवाल पूछा जाता है, क्या जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, जो बचपन से बच्चे जो है, मतलब जब से ही भी उनको क्रोमोसोम टर्म आता है, जो बच्चा सीखना चाहता है, तो बच्चों को हमेशा जो है वो क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्रोमोसोम। 9th क्लास में थे तो एक ही लाइन लिखी थी 9th क्लास में आपकी किताब में कि अगर क्या है आपके पास क्रोमोसोम है, तो यही वो क्रोमोसोम है जो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है सारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, बहुत बेसिक बात है, ये हर बच्चा जानता है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रही थी, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो बच्चों से सवाल ये पूछा जाता है, मेंशन द टाइम ड्यूरिंग द सेल साइकिल at which the structure of chromosome is clearly visible। यानी जिस वक्त और जिस समय जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो सबसे अच्छा दिखता है, वो बताइए। क्वेश्चन आया समझ में? मैम इन द प्रोफेस। मेटाफेस होगा ना? दोनों के बीच में अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर हम दोनों के बीच में बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग? एक ही आंसर है इसका, बिल्कुल टू द पॉइंट। अगर आंसर आपको लिखना हुआ तो आपको लिखना जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे हम? जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। मतलब ये देखिए, ये जो क्रोमोसोम का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, मोटे तौर पे ऐसा ही दिखता है। और सबसे पहली बात, जो सबसे पहला डाउट आपको क्लियर करना है हमेशा के लिए, आपको जो यहाँ पे एक आर्म यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये 1 क्रोमोसोम है, और ये जो दूसरा आर्म आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये दूसरा है। मतलब क्या हुआ? 2n है। ये क्या हुआ? ये 2n है, पेयर में है। कैसे है ये? पेयर में दिख रहा है सबको? कैसा है यस। ये? पेयर में। ठीक है, तो ये जो पेयर में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अब उसी स्ट्रक्चर को यहाँ बनाया जा रहा है। क्या इसको जरूरत आन पड़ी प्रोफेज में बनाने की? तो रीजन ये है, अब बीच में क्या लिख के दिखाए आपको, इट इज ऑब्जर्व जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। तो बिफोर द सेल डिवीजन में सेल के अंदर आप ऐसा बना सकते हैं। तो प्रोफेज में जो इतनी मैंने एक्सप्लेनेशन करी, आपको पता भी नहीं चला, एक आपने प्रोफेज का पॉइंट सीख लिया। क्या कीवर्ड आपने सीखा है, या की पॉइंट बोल सकते हैं इसको। प्रोफेज का आपने की पॉइंट ये सीखा
कि ये जो पूरा ये जो धागे की तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा था अभी अभी जस्ट, ये सब बोलते हैं भाई अब हम क्या करते हैं, अपना अच्छा सा अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट कैसे करते हैं ये समझना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन मैं एक डायग्राम की मदद से ज़रूर समझा सकती हूँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है समझने में कि आखिर ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो बना कैसे। तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है आपके पास जिसको आप क्लास 12th में देखेंगे, काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है ये, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बट मैं उस टॉपिक के ऊपर तो एक्सप्लेनेशन करने नहीं जा रही, लेकिन अगर नहीं समझाई तो आपको हमेशा के लिए डाउट भी रह जाएगा, उसकी वजह से मैं बता रही हूँ आपको। देखिए ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, छोटी सी कहानी समझाती हूँ, समझिएगा बहुत ध्यान। क्या लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए, इतना ही समझेंगे। ये क्या स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस, क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ जल्दी डीएनए। वो, डीएनए। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वेरी डीएनए गुड। का यानी ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्या इसमें शक है किसी बच्चे को? नो मैम। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये इसको जब आपने क्या किया और मिनिमाइज किया, मैक्सिमाइज नहीं बोल रही मैं, मिनिमाइज किया आपने, फिर इसको उल्टा भी करके आएंगे हम यहाँ पे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये ना एक गोले जैसे बॉल जैसे स्ट्रक्चर के चारों तरफ लिपटा है, इतना समझ आ रहा है सबको? यस और नो? यस। ये बीच में जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है वो हिस्टोन प्रोटीन है, क्या है ये? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन है। कोई हिस्टोन दिक्कत प्रोटीन। किसी को? क्या है ये? हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन। फिर क्या होता है, डीएनए हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन, ऐसा जो है और मिनिमाइज जब आप कीजिएगा तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से ऐसा लगता है और ऐसा फील होता है कि एक धागे में बहुत सारे मोती पिरोए हुए हैं। तो उसके लिए एक टर्म बोला जाता है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये वन क्रोमेटीन बन गया, क्या हो गया ये? वन क्रोमेटीन बन गया। तो ये जो ऐसे चलता गया तो ये जो धागे वाला स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे ये जो क्रोमेटीन वाला है, ये क्रोमेटीन वाला स्ट्रक्चर जो है, आपको समझाने के लिए कुछ ज्यादा ही मैंने टिक कर दिया यहाँ पे, इसको मैं हटाती हूँ तब बताती हूँ। अभी अभी जो आपने धागे जैसा स्ट्रक्चर देखा वो ये वाला फेज है, पहले इतना समझ आया सबको? ये वाला फेज है वो, ये समझ आया? यस। लेकिन जैसे आपके स्कूल में अगर एनुअल फंक्शन हो तो आप पूरा गेटअप में बिल्कुल तैयार होके रेडी होके, अब मान लीजिए आपको पंजाबी डांस करना है तो आप वैसे ही कॉस्ट्यूम पहन के जाएंगे, जो जैसा परफॉर्मेंस आपको करना है, ठीक है? एग्जैक्टली उसी तरीके से ठीक सेल डिवीजन के पहले ये जो है सुपर कॉइलिंग स्टार्ट करेगा। समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। अब इसको मिनिमाइज करते 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 जब आप एक धागा मान लेते हैं इसको, तो अब ये भी सुपर कॉइल हुआ 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 करते 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 एक आर्म इधर आया, एक आर्म इसका जुड़ गया और एक आर्म जो है इधर जुड़ गया। अब ये बीच में क्या है, एक पॉइंट ऐसा है जो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं जिसको, ये बीच वाला जो पॉइंट है जहां पे आपको डिप्रेशन दिख रहा है, ये कंस्ट्रिक्शन है। क्या है ये? कंस्ट्रिक्शन है। समझ आया सबको? क्या बोलेंगे हम इसको? कंस्ट्रिक्शन बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रिक्शन बोलेंगे। कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, जो बीच में जो आप करते हैं ना आप डिप्रेशन, वहां पे वो कंस्ट्रिक्शन हो गया। अब जो ये स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो इसमें क्या है कि इस पैकेजिंग ऑफ डीएनए में, ये भी ब्लड है थोड़ा सा और क्लियर, मैं कोई इमेज ढूंढती हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ आए। वो तो हालांकि आ गया समझ, उसमें भी बुराई नहीं थी, पता नहीं इसका ये मैग्निफिकेशन इतना लो क्यों है।
जैसे हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, suppose कीजिए, ये जो तो क्रोमोसोम, अब मैं उल्टा चलूंगी। उल्टा चलने का मतलब पहले मैं डीएनए से क्रोमोसोम पे गई। बहुत बढ़िया डायग्राम है, नो डाउट, ठीक है, तुरंत समझ आएगा क्या। इस टॉपिक को पैकेजिंग ऑफ डीएनए बोला जाता है, बट आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। ध्यान नहीं देने का मतलब समझना है, लेकिन बहुत ज्यादा अब ये नहीं पता चला यही लिखने लग गए। समझिए ध्यान से, अब उल्टा चलेंगे। स्वेटर बुना हुआ देखा होगा आपने, छोटे होंगे आप तो, बड़े होने के बाद तो खैर उतना समय किसी को नहीं मिलता है, ना आपकी मदर को मिलता होगा, ना आपके घर में किसी को मिलता होगा। छोटे होंगे, छोटे बच्चे का स्वेटर छोटे साइज का बनाना आसान होता है तो मदर बनाती हैं। तो कभी आपने स्वेटर को खोलते हुए जो ऊन का जो उसमें होता है थ्रेड, उसको खोलते हुए देखा आपने किसी को, जो वूल होता है उसके अंदर यस ओपन हाँ करते हुए मैम। देखा हुआ आपने किसी को? नॉर्मल है ये चीज, एक छोटा सा मफलर ही बुना हुआ है, उसको खोल के देखिए, ऐसे छोटा सा है। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर इमेज है, नो डाउट। ये जो आपको मोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये क्रोमोसोम ऐसा माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा ही दिखता है, ठीक है। बीच में क्या है, ये कंस्ट्रिक्शन हो गया, तो इसका नाम हम लोग सेंट्रोमियर दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना उस स्वेटर को खोलने वाला या उसमें से सारे उसके धागे निकालने वाला एग्जांपल, अगर आप इसको पकड़ के खींच के देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ देखिए, क्या आपको सुपर कॉइलिंग नजर आ रही है, यस और नो? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब करते 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 आपने देखा, अरे ये क्या हो गया। यहाँ तो जब हम करते 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 यहाँ आए, तब हमें क्या पता चला, अच्छा ये जो डीएनए है वो ना गोले गोले जैसा कुछ है, उसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। तो ये जो चार यहाँ पे गोले गोले हैं ना लिपटे हुए, तो ये अमीनो एसिड के बॉल्स हैं, और ये सब मिलके एक हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं। इसको गिनिएगा तो 8 आएगा, ये 8। नहीं बिलीव है, काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 यस मैम, 5 8 is there. 6 7 एंड 8। नीट का ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन हिस्टोन प्रोटीन। 8 अमीनो एसिड होते हैं, 8 ही होते हैं। और 8 अमीनो एसिड्स का जो एक गोला, एक बॉल बनता है, उसको 1 हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। तो ये सब क्या था, हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा हुआ था। अब ये जो हिस्टोन है यहाँ पे निकलने लगे बाहर, बोले भाई हम चलते हैं। हिस्टोन जब निकलने लगा, तब जब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो आप बोलते हैं अच्छा ये डीएनए का स्ट्रक्चर था। अब समझ आया सबको, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन इस सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल चैप्टर में हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डीएनए। और जमीन और आसमान में जितना फर्क है, उतना ही फर्क एक क्रोमोसोम और डीएनए में होता है। समझ आ रही है मेरी बात सबको, यस और नो? यस मैम। मेरी बात हेलो समझ आ मैम। रही है? हाँ बोलिए। मैम साउंड आ रहा है? अभी तक नहीं आ रहा हाँ था, मैं आ रही तब है, से आ ट्राई रही है, आ कर रही रही है, हूँ। बोलिए, फिर से बोलिए। नहीं, पहले बोल रही थी तो नहीं आ रहा था, इसीलिए चेक कर लिया। अच्छा आप चेक कर रहे थे, ठीक है, समझ आया। यस मैम। चलिए, तो अभी जो है हम लोग इस चैप्टर में इस क्रोमोसोम की पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब आप मान के चलिए अपने दिमाग में कि एक सुपर डुपर कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर के बारे में आप इसका डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। ये जो क्रोमोसोम है, आप इसका डिवीजन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सेल डिवीजन तो हम बाहर से मोटे तौर पे बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में रियल सिनेरियो क्या है, इसको आपको अब देखिए, आपको समझ आएगा। तो क्या मेरा बोलने का मतलब है, जो आपने अभी क्रोमोसोम का बनना देखा, ये आपको जो दिखता है, ये इतना आसान काम नहीं है। इन सब ने मिलके पूरी मेहनत करके, तैयारी करके, और कितने सुपर तरीके से अपने आप को सुपर कॉइलिंग किया है, तब जाके ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखा है। तो अगर आपसे आज के बाद से कोई पूछता है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सबसे पहले और सबसे अच्छा दिखना कब स्टार्ट होता है, तो आप बोलेंगे जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन, जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के ठीक पहले जो है, ये इतना अच्छा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो दिखता है, ठीक है। अब हम प्रोफेज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? प्रोफेज के बारे में। आप जहां बैठे हैं वहीं 5 टाइम्स चारों का नाम बोल लीजिए। क्या मेरा बोलने का मतलब है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मतलब आपकी आंख बंद है, आप हल्की नींद में है, तब भी अगर कोई आपसे बोले मेंशन द नेम्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, निकलना चाहिए आपके मुंह से।
ऐसा याद कीजिए पहले, उसके बाद तो मैं आपको सुपर सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पहले इसको प्रिंट कर लीजिए दिमाग में। याद हो गया सबको? यस मैम। 4 ही है ये। प्रो मतलब पहले होता है, मेटा मतलब बीच में होता है, फिर एनाफेज है, टीलो से टर्मिनल से टीलोफेज याद रखेंगे। टी फॉर लास्ट वाला जो फेज है दैट इज टीलोफेज। तो हो गया आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, एम फेज के अंदर यही 4 फेज। तो प्रोफेज में जो आपने इतनी मेरी कहानी सुनी, तो उससे आपने क्या मोरल ऑफ स्टोरी निकाला? आपने बोला अच्छा, अगर कोई आपसे आज के बाद से पूछता है इस चारों में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन कब होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कब होता है, ये क्रोमोसोम जो है सबसे बढ़िया अपना शेप दिखा रहे हैं, खैर वो तो इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके बारे में हम लोग मेंशन करेंगे जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। ठीक है, तो प्रोफेज में हम लोग कीवर्ड्स लिखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है ये अपना कंडेंसेशन स्टार्ट करेंगे। अभी ना भी कैसे सुपर कॉइलिंग करके क्रोमोसोम बन के बैठ गया वो, उसके बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं यहाँ पे, समझ गए? तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये क्या हो गया, कंडेंसेशन स्टार्ट करे। दूसरी, आपको ये स्टार जैसा दिख रहा है ना, ये और ये दो, लेकिन इस सेल में देखिए एक ही है। ये पहले मैं क्लियर करती हूँ ताकि आपको समझ आने क्या बोलना चाह रही हूँ। मतलब कितने क्वेश्चंस है इसमें, इस पेज से ना मैं 100 मिनिमम क्वेश्चन बना सकती हूँ। इतने क्वेश्चन है इस पेज से, आपको भी उतना ही ध्यान से सीखना और समझना भी है। ठीक है, चलिए हाँ, अब अगला ट्विस्ट क्या स्टोरी में उसको समझिए। आपको यहाँ पे साफ साफ एक बात नजर आ रही है, इस डायग्राम में देखिए ये स्टार जैसा एक बना हुआ है, यस और नो? यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। ये स्टार नहीं है, क्या है ये? अब ये भी मुझे आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि फिर आप मैम क्वेरी सेंट्रियोल। करेंगे कि सेंट्रल मैम सेंट्रियल सेंट्रियोल। हाँ सेंट्रियोल है। जस्ट बिफोर सेल डिवीजन के पहले ये बेचारा भी क्या करता है, अपने आप को डुप्लीकेट करके बैठ जाता है। सेंट्रियोल के बारे में और ज्यादातर डायग्राम्स में और ज्यादातर इमेजेस में जब आपको ये नजर आएगा सेंट्रियोल, तो वहां पे आपको खासियत क्या दिखती है कि ये दोनों सेंट्रियोल जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं वो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। आपने हमेशा नोटिस करा होगा कि ठीक सेल डिवीजन के पहले जो जब कभी भी आपको डायग्राम दिखता है तो उसमें ये जो 2 सेंट्रियोल आपको दिख रहा है ये हमेशा दिखाया जाता है ऐसे। नोटिस करा है आपने? यस मैम। ध्यान दिया है कभी किसी बच्चे ने? आज के बाद से जब भी कोई सेल डिवीजन का इमेज देखेंगे तो इस पूरे ये दोनों जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, जो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल होता है इन दोनों के बीच में, दोनों सेंट्रियोल के यूनिट के बीच में, तो ये जो सेंट्रियोल है यहाँ पे, इसको देखिएगा, ये दोनों ऊपर और दोनों नीचे, तो ये क्या होता है, एस्टर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सही में स्टार जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, यही जो सेंट्रियोल है स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। तो जिसकी वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? एस्टर्स बोलते हैं। तो ये जो एस्टर्स है ये सबसे बढ़िया आपको दिखना स्टार्ट तो हुआ, सो बात तो सही है, लेकिन एस्टर्स भी जो है वो भी डिवाइड होके बैठ गया इंटरफेज में। यहाँ पे है देखिए, प्रोफेज यहाँ एक है और यहाँ 2 है। कोई बच्चा जो सेल डिवीजन ना समझे वो क्या सोचेगा, लगता है कुछ गलती है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 कैसे हो गया? भाई 2 इसलिए हो गया, ये क्रोमोसोम जब यहाँ पे रेप्लिकेशन करके आया तो ये बैठा थोड़ी रहेगा एस फेज में, ये भी करेगा डुप्लीकेशन। आपने लिखा ये पिछली क्लास में, याद आया? आपने पिछली क्लास में नोट किया है, आपने प्रीवियस लेक्चर में लिखा है, सेंट्रियोल्स also duplicates its number during interphase या S phase of interphase। ठीक है, ये भी अपने आप को वहां पे डुप्लीकेट मैम करके, सभी ऑर्गेनली एक ही डुप्लीकेट फिर से करता है बोलिए, ना? मैम फिर से सभी बोलिए। ऑर्गेनली तो डुप्लीकेट करता है। हाँ, लेकिन बात अलग है, उसमें एक अगला स्टोरी में ट्विस्ट क्या है, बाकी के जो सेल के पार्ट्स हैं वो दिखने ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब सेल का साइज जब बढ़ा और जहाँ पे जगह है 46 क्रोमोसोम के रहने की, वहां आप 92 बिठा देंगे जबरदस्ती ठूस ठूस के,
तो उस केस में क्या होगा, बाकी के ऑर्गेनल्स, ये पहचान है जो कहते हैं ना, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं एग्जाम का तो आपसे पूछा जाता है ना, भाई एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख दीजिए, क्या है, तो आप वहां पे लिखते हैं भाई यहाँ मोल है तो मोल ऑन द हेड, ऐसे करके आप मार्क करते हैं ना, हाँ भाई ये पहचान है, हम इससे पहचाने जाते हैं, कहीं पे कोई निशान है, कोई कट मार्क है, कोई मोल है, लिखते हैं आप, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से प्रोफेज की पहचान क्या है कि प्रोफेज आते आते आपको जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखना बंद हो जाएगा, आपको जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स थे वो दिखने, मतलब डिसअपियरेंस, क्या लिखेंगे, डिसअपियरेंस। प्रोफेज लिख दूं मैं फटाफट, समझ आया सबको, यस मैम। प्रोफेज लिख यस दूं मैम। मैं, और थोड़ा जो है वो जैसे ही हम लोग इसके कीवर्ड्स लिखेंगे और की पॉइंट्स लिखेंगे उससे भी आपको और अच्छा समझ आएगा, ठीक है। लेक्चर तो खैर मैं दे रही हूँ, शॉर्टकट में लिखूंगी मैं आपको। चलिए तो फिर इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। एक इमेज है वो ड्रैग ही नहीं हो रहा है यहाँ से। चलिए हो गया। सिर्फ प्रोफेज के आइडेंटिफिकेशन मार्क को ही मैं लिखूंगी, एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं लिखने वाली यहाँ पे। वैसे भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगी और टू द पॉइंट आंसर लिखने के ही नंबर मिलने वाले हैं आपको। प्रोफेज, तो अच्छा प्रो मतलब क्या होता है, पहले प्रो मतलब क्या होता है, पहले नाम से बेचारा खुद ही बता रहा है कि फर्स्ट फेज है ये, उसमें आपको कुछ रटने वाली बात तो है ही नहीं। प्रोफेज पहला, फर्स्ट फेज ऑफ, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, तो खैर कोई डाउट ही नहीं आपको। दूसरा, कंडेंसेशन ऑफ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल। आपने एक चीज नोटिस करा, इस पूरे चैप्टर में एक एस फेज को छोड़ के, और पूरा चैप्टर ओवर होगा तब भी आप नोटिस कीजिएगा, जहाँ पे एस फेज ने आपको सिखाया है ना डीएनए का रेप्लिकेशन, उसके सिवाय इस पूरे चैप्टर में डीएनए नहीं लिखा गया है कहीं भी, क्योंकि क्रोमोसोम और डीएनए में जमीन आसमान का फर्क है, एक नहीं है दोनों, ठीक है। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, मैम डिफरेंस क्या है? कंडेंसेशन का मतलब समझ रहे हैं, डीएनए हुआ, डीएनए था, डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ रैप हुआ, फिर और वो आगे बढ़ता गया, फिर क्रोमेटिन बना, फिर वो एक धागे जैसा हो गया, वैसे बहुत सारे धागे हैं। फिर जब उन्होंने देखा अच्छा हमें डिवाइड करना है, फिर वो अचानक से अपने आप को ये क्रोमोसोम के शेप में वहां पे एक्वायर करके बैठ जाते हैं, ठीक है, इतनी सी बात है, उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल हुआ किसकी वजह से, टू फॉर्म mitotic, to form compact mitotic chromosomes।
क्रोमोसोम्स। माइटोटिक क्रोमोसोम लिखने का क्या मतलब है? अगर आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन चले, एक छोटी सी बात समझिए कि ये माइटोटिक क्रोमोसोम बोलने का मतलब हो गया, अच्छा वो क्रोमोसोम है जिसको डिवाइड करना है, उसको माइटोटिक क्रोमोसोम यहाँ पे बोला जा रहा है। और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम लोग बात करें, क्रोमोसोम लिख ही देती हूँ मैं यहाँ पे। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है इसमें लिखिए। आपने देख ही रखा है अभी अभी क्रोमोसोम्स। और 3 composed of 2 chromatids। तो आर्म्स के ना क्रोमेटिड्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स बोलते हैं। अटैच्ड टुगेदर at the centromere, at the centromere। सेंट्रोमियर जो कंस्ट्रक्शन है वहां पे क्या है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, ये जो मैंने आपको अभी भी दिखाया ना यहाँ पे सेंट्रियोल, ये जो 2 सेंट्रियोल है ये सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। अगर आपको कल को जाके कंफ्यूजन हो तो सेंट्रियोल्स जो है, सेंट्रियोल्स का नंबर यहाँ पे 2 है। और जो स्ट्रक्चर देखिए, पहले यहाँ पे सेंट्रोजोम लिखा है, क्या लिखा है सेल के स्ट्रक्चर में, यहाँ ये दिख रहा है सेल के अंदर, ये देखिए। तो ये दोनों जब एक साथ इकट्ठे होकर एक यूनिट है तब इनको सेंट्रोजोम बोला जाएगा। और ये जो सेंट्रोजोम है ये सेंट्रियोल्स को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। तो सेंट्रोजोम जो है, जो कि इंटरफेज में अपने आप को ये डुप्लीकेट कर चुका था, तो डुप्लीकेट करने के बाद अब ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, सेल के ऑपोजिट पोल पे जाके बैठ जाते हैं। ये देखिए सेंट्रियोल जो है ना यहाँ पे, ये जा रहा है, अभी जा रहा है बोलने का मतलब ये इधर इस पोल पे चला जाएगा और ये इधर इस पोल पे चला जाएगा, है ना। तो पहले बटा था, बटने के बाद अब ये बोलेगा ठीक है भाई हम चलते हैं आगे, जाके इनको अलग अलग सेल का क्या करना है, हिस्सा बनना है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग इसको इन शॉर्ट लिखते हैं, डिवाइडेड सेंट्रोजोम डिवाइडेड भी बोल सकते हैं, या डिवाइडेड अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा 2 टुकड़ा कर दिया गया। डुप्लीकेटेड लिख देते हैं हम लोग, डुप्लीकेटेड सेंट्रोजोम, डुप्लीकेटेड सेंट्रोजोम मूव टुवर्ड्स opposite poles, move towards opposite poles। हो गया ना, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। अभी तो एक और की पॉइंट बचा हुआ है, हमने डिसअपियरेंस वाला नहीं लिखा है। और ये जो स्टार की तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इनको एस्टर्स बोलते हैं हम लोग, जो ये धागे की तरह निकाल रहा है ना, ठीक है। तो ये जो धागा है यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल का है। किसका है ये? माइक्रोट्यूब्यूल का है। इस पेज पे इतना सफिशिएंट है, बाकी का नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, ठीक है, इतना सही है। चलिए इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट पेज पे लिख दीजिए। तो मैम एनाफेज में करता है क्या मैम क्या ऑपोजिट एनाफेज पोल्स में की करता तरह। है? मैम एनाफेज में ऑपोजिट पोल्स की तरह मूव करता है ना, तरफ क्या मूव मूव करता करता है अपोजिट पोल्स की तरफ? है मैम क्रोमोसोम्स। तो अभी मैं क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ? मैंने शुरू से अभी तक जो भी मैम एक्सप्लेन किया है, क्या सेंट्रोजोम। मैंने कहीं पे ये जिक्र किया कि क्रोमोसोम मूव कर रहा है अभी? नहीं मैम। तो
जितना समझा रही है उसको समझिए। बोला जाता है ना, जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या नॉलेज होती है वो बहुत डेंजरस होता है, सच्चाई है, बहुत खतरनाक होता है। हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग सेंट्रियोल्स की बात कर रहे हैं। जो स्पिंडल फाइबर ये बनेगा, जो एस्टर्स यहाँ पे बनाएगा, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। जो आप एनाफेज के बारे में बात कर रहे हो, अगर आपको कहीं से पढ़ा हुआ याद है या आपने रीड किया है, तो एनाफेज में वो क्रोमोसोम्स मूव करते हैं। ठीक है, हमने क्रोमोसोम के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं उतने देर से, तो मैं यही समझा रही हूँ आपको। बेचारा बस दिखता है, अभी बस ये इस लायक बना है कि इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके सिवाय कुछ हुआ नहीं है अभी। ठीक है, जितना आपको की पॉइंट के तौर पे मैंने बताया है, आपको बस उतना ही याद रखना है। ठीक है, उसके सिवाय आपको अपना दिमाग जो है इधर उधर दाएं बाएं लेफ्ट राइट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, 4 हमने लिख लिया है, तो 5th हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? 5वां पॉइंट जो है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, ईच सेंट्रोसोम radiates each centrosome radiates out माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये और क्रिस्टल क्लियर। जैसे ही मैं आपको सेल चैप्टर कराऊंगी ना, तो सेल चैप्टर में मैं आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया फ्लैजेला जब पढ़ाऊंगी, तो वहां भी आप जो है, और उसके बाद जस्ट उसके नीचे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया फ्लैजेला के नीचे सेल वाला चैप्टर टर्न करके देखिए, आपको सेंट्रोसोम लिखा हुआ है वहां पे। वो सेंट्रोसोम मैं जैसे ही क्लियर करूंगी, ये और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड, ये स्टार जैसा दिखता है तो हम लोग एस्टर्स कहते हैं, कॉल्ड एस्टर्स। उनका नाम क्या है? एस्टर्स है। और माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक एपरेटस इसलिए बोला जाता है, जैसे कैसे हम एपरेटस केमिस्ट्री में आपको कोई प्रैक्टिकल लिखना हो तो कैसे आप प्रैक्टिकल की बुक में लिखते हैं एपरेटस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये सब ताम झाम मिलके रेप्लिकेट कर गया है, डुप्लीकेट कर गया है, रेडिएट कर गया है। इसके धागे प्लस सेंट्रोसोम, उसके अंदर का सेंट्रियोल, सबको एक साथ जोड़ के हम लोग माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं। ये इसमें लिख लीजिए, टू एस्टर्स दो ही हैं, पता ही आपको, दोनों पोल पे गए अलग अलग। द टू एस्टर्स टुगेदर with spindle fibers form mitotic apparatus। बस हो गया ही है ना, ये माइटोटिक एपरेटस। लास्ट पॉइंट, डिसअपियरेंस नहीं लिखा हमने अभी तक। ये की पॉइंट है, कीवर्ड है, इसमें से कोई भी वर्ड लिख के आपसे पूछा जाए, मतलब पॉइंट, तो आप समझ जाएंगे किसके बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पे प्रोफेस के बारे में बात करी जा रही है। इसको लेट प्रोफेस भी बोला जाता है, या फिर लेट प्रोफेस का मतलब प्रोफेस खत्म होने जा रहा है, हाँ भाई पूरी तैयारी हो गई, लो जाओ। ठीक है, तो इसको या तो आप लेट प्रोफेस बोलिए, लेट, या ऐसे कर लीजिए ड्यूरिंग, ड्यूरिंग लेट प्रोफेस, मतलब प्रोफेस एंड जब होने जा रहा है, ड्यूरिंग लेट प्रोफेस। और स्लैश डाल देती हूँ यहाँ पे, एट द एंड ऑफ प्रोफेस, एक ही बात है, एंड ऑफ प्रोफेस various organelles various organelles of
cell disappear such as, ऐसा और किसी फेज में नहीं होगा। मैं अभी तुरंत आपको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करती हूँ चारों फेजेस को दिखा के, ऐसा और किसी में हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इसी में डिसअपियर होगा। सच एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी गायब हो जाएगा। PR लिख देती हूँ शॉर्ट में, आप तो समझ ही जाएंगे। गोल्जी पर्सन का नाम है ना, इसलिए स्मॉल लेटर लिखने से रेड मार्क करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप। यहाँ तक लिख लीजिए, लिखा हुआ हो गया सबका, उसके बाद मैं बात करती हूँ। यस हो जाए तो बताइए। मैम, नोटेड। चलिए ठीक है, वेरी गुड। लिख लिया सारे बच्चों ने? अब देखिए, तो इसके बाद क्या है, अब वापस उसी इमेज को देखिए। चारों को जब हर पेज पढ़ाते वक्त बताऊंगी तो ऑटोमेटिकली चारों आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दिस अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना तो हम मेटाफेज में बोलेंगे ना हम एनाफेज में बोलेंगे, और टीलोफेज को बोला जाता है, ये प्रोसेस का उल्टा होता है। क्या मतलब है बोलने का? टीलोफेज में देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो आता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, जो जो चीजें गायब हुई थी प्रोफेज में सब टीलोफेज में आएगा। तो गायब होने के लिए प्रोफेज जाना जाता है और दोबारा अपीयर होने के लिए टीलोफेज जाना जाता है। जब सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे बैठ जाए तो मेटाफेज जाना जाता है, और जब इक्वेटोरियल प्लेट से दूर की तरफ भागते हुए या पोल की तरफ भागते हुए जब क्रोमोसोम देखे जाते हैं उसको अनाफेज बोला जाता है। मेरी बात समझ आई? अब जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, जैसे आप हर क्लास में आंसर करते हैं, उससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कब होता है? मैम, इन द प्रोफेज। वेरी गुड। Disappearance of nuclear envelope. प्रोफेज। प्रोफेस, Chromosomes are aligned at equatorial plate. मेटाफेज। Very good. लाइन लगा के बैठ गए इक्वेटोरियल प्लेट पे। Chromosomes are moving towards the pole. एनाफेज। एनाफेस, Very good. Nuclear membrane reappears. टीलोफेज। टेलोफेस, Very good. Endoplasmic reticulum disappears. अगर अलग से पूछा जाए तो प्रोफेज। प्रोफेस, प्रोफेज। Disintegration of nuclear membrane. मैम, प्रोफेस, प्रोफेज। उसके एक दूसरे तरीके से बना के आपसे पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स अराउंड द सेग्रीगेटेड क्रोमोसोम, ऐसे लिख के पूछा जाता, तब क्या होगा? टीलोफेज। अभी भी टीलोफेस, टीलोफेज ही होगा। टीलोफेस, क्या होगा? हाँ, टीलोफेज ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है प्रोफेज? मैंने आपको चारों को जब भी, जैसे फिर मैं बच्चे को मेटाफेज पढ़ाती हूँ फिर चारों में डिफरेंस, फिर एनाफेज पढ़ाती हूँ फिर चारों में डिफरेंस, फिर टीलोफेज बताती हूँ फिर चारों में डिफरेंस। भाई कौन ऐसा दुनिया का बच्चा बना है जो इतनी बार बताने के बाद समझेगा नहीं, है या नहीं? मेटाफेज पे चले हम लोग। यस मैम। यस मैम, यहाँ तक क्लियर है सबको? है ना? Yes. चलिए मेटाफेज पे चलते। मेटाफेज में एक ही लाइन आएगी, पता है आपको क्या? ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। ये देखिए, और ये इक्वेटोरियल प्लेट जो हम बोल रहे हैं ना, तो इक्वेटोरियल प्लेट ऐसा नहीं कि आपको अर्थ का इक्वेटर दिखता है क्या? आपको अपनी धरती का इक्वेटर दिखता है क्या? नो मैम। एग्जैक्टली ठीक उसी तरीके से इस सेल का जो इक्वेटर है वो दिखता नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। क्या है वो?
इमेजिनरी लाइन है। अब ऐसा नहीं इक्वेटर है तो आप सोचिए अच्छा लगता है। अब आप सोचिएगा सेल के अंदर अगर फ्यूचर में जाके माइक्रोस्कोप के अंदर देखना स्टार्ट कीजिएगा, आप बोलिएगा कि ये इक्वेटोरियल प्लेट दिख क्यों नहीं रहा है। इक्वेटोरियल प्लेट दिखता नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। इक्वेटोरियल प्लेट बोलने का साफ सीधा सा ये मतलब है कि जिस लाइन पे, जैसे कैसे हमारे अर्थ का इक्वेटर है, तो जिस लाइन पे सारे क्रोमोसोम्स आके एक साथ लाइन बना के बैठ जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब के सब इक्वेटोरियल प्लेट पे एक लाइन बना के बैठ जाते हैं, बस इतना ही होता है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग इसको। जो आपको दिख रहा है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, और आसान सा। आपको पता है, आप अपनी प्रैक्टिकल की बुक देखिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल वाली जो आपकी किताब है ना, उसको देख के मुझे बताइए। बताना क्या आपको, देखिएगा तो बिल्कुल गारंटी है 2000% आपको दिखेगा ही दिखेगा। आपके प्रैक्टिकल बुक में ना एक एक्सपेरिमेंट है। क्या एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट ये है कि ऑब्जर्व एनी वन स्टेज ऑफ माइटोसिस इन द ग्रोइंग टिप ऑफ अनियन रूट। मतलब प्याज जो होता है ना, जिसको घर में आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो रूट टिप होता है ना, वहाँ पे सेल का डिवीजन बहुत फास्ट होता है। तो उसको कट करके, स्टेन करके, जब आप क्रश करके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कीजिएगा ना, तो कोई ना कोई सेल का स्टेज दिखता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जामिनर आने वाले रहते हैं तो बच्चों को सिखाते हैं कि तुम्हारा जो फेवरेट फेज हो ना, उसको तुम एग्जाम में लिखना। आप बिलीव नहीं करेंगे, क्लास के जितने बच्चे हैं वो सब इसी फेज को लिखते हैं। मैम रीजन क्या एक है, ही ये बहुत पॉइंट आसान है। हाँ, आसान बोलने का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट ही आता है इसमें। पॉइंट बोलने का क्या मतलब है कि मेटाफेज में सारे जो आपके क्रोमोसोम्स हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे आके बैठे हुए हैं, और इक्वेटोरियल प्लेट पे अगर ये आके बैठे हुए हैं तो दूसरी बात ये क्या करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे बैठने के साथ साथ स्पिंडल फाइबर जो है ये भी यहाँ पे काइनेटोकोर की मदद से, याद आया काइनेटोकोर, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है ना, उसके ऊपर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर चिपका होता है, उसको काइनेटोकोर बोला जाता है। यस मैम। उसको क्या बोला जाता है, काइनेटोकोर बोला जाता है। मैं शो कर देती हूँ आपको। सबसे अच्छा काइनेटोकोर जो है वो मेटाफेज में ही बिल्कुल साफ साफ क्रिस्टल क्लियर वहां पे चिपका होता है, तो उसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। सेंट्रोमियर कुछ नहीं है, सेंट्रोमियर जो बीच में जुड़ा था तो एक कंस्ट्रिक्शन था ना वहां पे, उसको बोल रहे थे हम लोग। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये काइनेटोकोर है। यहाँ पे येलो कलर का जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये काइनेटोकोर है। क्या है ये काइनेटोकोर? किसकी, इस आखिर इस पूरे क्रोमोसोम में किस जगह पे चिपका है? तो पूरे क्रोमोसोम में किस सेंटर जगह में। पे? हाँ, सेंट्रोमियर पे चिपका हुआ है। कहाँ पे अटैच है, कहाँ पे स्टिक है? ये सेंट्रोमियर के ऊपर स्टिक होके बैठा हुआ है ना। सिंपल सी बात है ये, बढ़िया ही इमेज लगा मुझे तो ये है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको भी हालांकि दिख जाएगा। ये देखिए, बहुत बढ़िया इमेज है, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरा। सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर है, और यहाँ पे देखिए कैसे स्पिंडल जो माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल जो चिपका हुआ है इसके साथ धागे की तरह, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। और ये इनको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। तो जो इसका मेन पॉइंट है और मेन जो बात है उसको हम लोग लिख लेते हैं मेटाफेज। ठीक है, चलिए। ये रहा आपका मेटाफेज। सबसे पहली बात, ड्यूरिंग मेटाफेज, मेटा मतलब होता है बीच में, मिड में। ड्यूरिंग मेटाफेज स्पिंडल फाइबर्स
spindle fibers attached to kinetochores और कहाँ होगा काइनेटोकोर? क्रोमोसोम में ही होगा, तो ऑफ क्रोमोसोम ही होगा और कुछ हो भी नहीं सकता इसके बजाय। ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है उससे स्पिंडल फाइबर्स मतलब जो धागे धागे जैसा जो आपको दिखता है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन शॉर्ट आप लिखिए क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट, बस और कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। हो गया ये, बस इतना ही है मेटाफेज, और कुछ नहीं है इसमें। एक सिर्फ आएगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मतलब क्या है सो भी मैं बताती हूँ आपको। देखिए प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में आप बोले कुछ नहीं हुआ था, प्रोफेज में बस हाँ दिखा क्रोमोसोम। अगर मैं ऐसे मोटे तौर पे आपको बताऊं, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलिए क्या ट्रांजिशन टू मेटाफेज को कई लोग जो है इसको क्या कहते हैं, प्रोमेटाफेज भी कहते हैं। तो इसलिए इसको प्रोमेटाफेज बोला जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि उसमें जो ये क्रोमोसोम्स हैं, अब अपना कॉमन सेंस लगाइए, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, सबसे ज्यादा। जब क्वेश्चन पूछा जाए ना, यही बच्चा उल्टा करके आता है एग्जाम में, गारंटी के साथ बोलते। देखिए अब समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि आप जो खड़े हैं, जैसे कैसे छोटे बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, तो जो गर्ल्स वगैरह होती हैं उनको अगर प्रिंसेस बनाया गया, कुछ बनाया गया, तो पीछे से बड़े बड़े विंग्स लगाए जाते हैं ना। तो अगर आपके बड़े बड़े विंग्स लगा दिए जाएं और आपको दौड़ने को बोला जाए, तो उन विंग्स का डायरेक्शन क्या होगा? आपके पीछे की तरफ या आपके आगे की तरफ? मैम पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। कॉमन सेंस है। पॉइंट नंबर 1 मेरी तरफ से आपको एक ट्रिक है हमेशा के लिए। अगर ये इक्वेटोरियल प्लेट है, ये मानने वाली क्या बात है? तो अगर ये इक्वेटोरियल प्लेट है तो ये डायग्राम गलत है। ये वाला जो डायग्राम आपको यहाँ पे एनाफेज, ठीक है, एनाफेज में कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत है। उसको चेक कैसे कीजिएगा, मैं उसका रीजन भी बताती हूँ आपको, चेक कैसे होता है। और इसका जो इमेज है ये आपकी एनसीईआरटी में सही दिया हुआ है। उतना अच्छा मुड़ा हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन ट्रांजिशन टू मेटाफेज में इतना तो जरूर दिखाया जा रहा है। समझिएगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ। अगर इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ आप इसको भगाइए, इसके भागने का डायरेक्शन अगर इस साइड है, मेरी बात समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, तो इसका मतलब है कि इसकी जो विंग्स का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। यस और नो? यस इसके विंग्स का डायरेक्शन पोल की तरफ होना चाहिए। देखिए ध्यान से, यस और नो? मैम। समझे क्या बोला मैं? एक और मैं ढूंढती हूँ, रुके। ट्रांजिशन टू मेटाफिजिक्स गलत है, कंप्लीटली गलत है। इस पे अलग से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी वाला ही ज्यादा करके दिख रहा है। एनसीईआरटी वाला ही है, बट ठीक है, उसमें भी जो आर्म्स का डायरेक्शन है कम से कम सही तो है। कम चलाते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी का ही डायरेक्शन। तो एनसीईआरटी वाले डायग्राम को जब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, या फिर अलग अलग करके दोनों को देखिएगा, तो दोनों में एक स्पेशलिटी आपको क्या दिखती है। और स्पेशल चीज क्या है कि मेटाफेज तो बिल्कुल उम्दा है। ये तो बिल्कुल जो कहा जाता है ना बच्चों वाला या सबसे आसान फेज है। मेटाफेज बेचारा तो बहुत सीधा साधा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फंसिएगा आप कहाँ? जहाँ लिख के एग्जाम में पूछ लिया गया ट्रांजिशन टू मेटाफेज, वही बच्चों को दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। एक कॉमन सेंस लगाइएगा हमेशा, एनाफेज और
ट्रांजिशन टू मेटाफेज दोनों उल्टा होता है। क्या बोलने का मतलब हुआ मेरा? मेरे बोलने का ये मतलब है कि जो आपको ट्रांजिशन टू मेटाफेज दिखता है, अगर आप इस इमेज की बात कीजिए तो यहाँ पे ये जो विंग्स का डायरेक्शन है, इस विंग्स का डायरेक्शन किधर जाएगा? पोल की तरफ जाएगा। क्या रीजन है? क्योंकि इसके भागने का डायरेक्शन इक्वेटर की तरफ। यस और नो? यस समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ मैं? और नीचे वाले में देखिए इसका असर, ये वाला बहुत अच्छा दिख रहा है, रेड वाला, ये सही है बिल्कुल। यहाँ पे इसके जो क्रोमेटिड आर्म्स का डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। यस और नो? समझ आया? यस लेकिन अगर आप एनाफेज को देखिएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या रीजन है? उसमें इसको खींच के पोल की तरफ भगाइएगा तो क्रोमेटिड आर्म का डायरेक्शन जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ हो जाएगा। किधर हो जाएगा? इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या बोला जाता है कि ट्रांजिशन टू मेटाफेज और एनाफेज जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज है और यहाँ पे मेटाफेज है। मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती कर दें, तो मैं लिख देती हूँ एक लाइन ट्रांजिशन टू मेटाफेज है। इसको हटा देती हूँ, दोनों तो एक ही में है, एक को हटाती हूँ, इसको हटाती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पे एक लाइन, क्या जाता है। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, इसमें लिखिए सेंट्रोमियर। समझ रहे हैं? यस और नो? यस सेंट्रोमियर्स आर, क्या लिखूं? डायरेक्टेड टुवर्ड्स किधर? सेंट्रोमियर में बताइए तो किधर होगा? इक्वेटर की तरफ होगा या पोल की तरफ होगा? टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट। फिर से ध्यान से देखिए, मैंने क्रोमेटिड नहीं लिखा है, सेंट्रोमियर लिखा है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, सही बोल रहे थे, मैं कंफ्यूज कर रही थी आपको। देखिए सेंट्रोमियर मतलब आप ये समझ जाइए कि आप अगर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो सेंट्रोमियर इसका माउथ हो गया, आपका फेस वाला साइड हो गया। तो जिधर भागिएगा उधर की तरफ तो मुंह होता है आपका ना। तो सेंट्रोमियर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट। क्या लिखेंगे? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द यस इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट, इसमें कोई डाउट किसी को बता दीजिए, मुझे डाउट हो तो। क्रिस्टल क्लियर है? और एक इसका उल्टा क्या करना है? उल्टा अगर हम बोले तो हम ऐसा हम बोल सकते हैं, क्रोमेटिड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड यस पोल्स। यस, हाँ, क्रोमेटेड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स। पता है इसको कॉपी करके ना मैं एनाफेज लिख के दिखाऊंगी आपको, आपको तुरंत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? क्रोमेटेड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स opposite poles। समरी अगर लिख दे दोनों का मिला के तो द डायरेक्शन ऑफ, फ्रॉम ऑपोजिट टू ईच अदर। हाँ, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स, किधर लिखेंगे? डायरेक्शन किधर की तरफ भाग रहा है? इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ भाग रहा है या पोल की तरफ भाग रहा है? मैम क्या इक्वेटोरियल लिखें? अगर पूरे क्रोमोसोम की मूवमेंट का डायरेक्शन देखना होता है, इक्वेटोरियल प्लेट। यस वेरी मैम गुड, इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट, यस इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ क्या होगा? ये जाएगा, है ना। अब बिल्कुल सही हो गया, एकदम क्रिस्टल की। इसी को कॉपी करके मैं एनाफेज लिखूंगी, देखिएगा। बला उल्टा कर देंगे इसको हम लोग, बिल्कुल मेटाफेज हो गया ये। मतलब ट्रांजिशन टू मेटाफेज हो गया और मेटाफेज भी हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए, मैंने आपको बोला था मैं इसी को कॉपी करके एनाफेज लिख के दिखाऊंगी, तो मैं वही काम करूंगी। चलिए
ट्रांजिशन टू मेटाफेज लिख लिया हमने, मतलब हमने शुरू के 2 स्टेजेस कवर कर लिए, हमने प्रोफेज को भी कवर कर लिया और हमने मेटाफेज को भी कवर कर लिया। मेटाफेज में हमने दोनों कवर कर लिया, ट्रांजिशन टू मेटाफेज भी समझ गए हम लोग और मेटाफेज भी समझ गए। मेटाफेज मैम बेचारे की कहानी तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हाँ बोलिए। मैम, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज इज आल्सो नोन एज प्री मेटाफेज। हाँ बिल्कुल, प्री मेटाफेज, प्रो मेटाफेज, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, सब ओके। उसी का नाम है। प्री प्रो मतलब होता है पहले, अर्ली मेटाफेज भी बोला जाता है इसको और क्या बोलते हैं, अर्ली मेटाफेज भी बोलते हैं कई किताबों में। आगे चले अब यस मैम। एनाफेज पे चले। चलिए यस सर। अब एनाफेज जो है, जो आप ट्रांजिशन टू मेटाफेज देख रहे थे, उसको सीधा उल्टा कर देंगे। इन्हीं दोनों में कंफ्यूज, नीट के एग्जाम में भी इन्हीं दोनों में कंफ्यूज ही किया जाता है आपको। तो एनाफेज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एनाफेज बेचारा बहुत सिंपल है, सिंपल बोलने का सब तो सिंपल ही है, समझने के बाद नहीं, समझने के बाद कौन सी ऐसी चीज है जो कॉम्प्लिकेटेड है, बताइए मुझे। तो यहाँ पे कुछ नहीं होना है एनाफेज में, बस एक सिंपल सी बात होनी है, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स, क्या लिखेंगे, मैम पोल्स। यस वेरी गुड, बस पहचान जाइए। कितना बढ़िया, देखिए सेंट्रियोल इसमें दिख रहा, नहीं दिख रहा, सेंट्रियोल है ना, जो 90 डिग्री एंगल लेके दोनों बैठा हुआ, यस इन सर। दोनों की बात में कर यस। रही हूँ, बहुत बढ़िया दिख रहा है। हाँ तो ये हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया हुआ है, मेटाफेज को मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, अब देखिए मैं उसको पेस्ट करती हूँ और इस मेटाफेज को मैं बनाऊंगी एनाफेज। यहीं से सही करेंगे ताकि आपको भी समझ आए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, एनाफेज। चलिए अब आप मुझे बताएंगे क्या क्या करेक्शन होगा इसमें। वहां हमने लिखा था सेंट्रोमियर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट, यहाँ क्या हो जाएगा, मैम टुवर्ड्स पोल्स। And towards poles. टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, ऑपोजिट पोल हो गया खत्म। Chromated arms are directed towards what? मैम इक्वेटोरियल प्लेट्स। Then in equator. Equatorial plate. Then the direction of movement of chromosomes towards Poles. what? मैम ऑपोजिट Poles. पोल्स। पोल्स। कितना आसान हुआ बताइए मुझे, यस और नो। यस। मुझे नहीं लगता कि अब जिंदगी भर आपको इन दोनों में कभी कंफ्यूजन होगी। ऑपोजिट पोल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। आप तो बच्चे हैं ना, कॉपी पेस्ट थोड़ी होता कॉपी में आपको तो लिखना ही पड़ेगा पूरा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आराम से लिखते रहेंगे। यस Done टीलो ma'am, फेज noted. पे, हाँ हम लोग टीलो फेज पे चलेंगे। अब देखिए लास्ट का फेज बचा हमारा माइटोसिस का, दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज भी काफी सिंपल है। टीलोफेज में अब क्या हुआ भाई, जब ये बट गए, इनका सेग्रीगेशन हो गया, इनका बंटवारा हो गया, तो आपस में ये लड़ाई झगड़ा करें उससे अच्छा है कि इनके बीच में एक दीवार डाल के इनको अलग कर दिया जाएगा। बोला जाओ, जब दोनों का क्रोमोसोम बटी गया है तो तुम अपना देखो, तुम अपना देखो, एक ही काम बचा है, ठीक है, सबको बराबर बराबर बिल्कुल हिस्से में वहां पे बांट दिया जाएगा। तो अब हमारे पास जो काम बचता है लास्ट का, दैट इज टीलोफेज। बस उसको कर लेते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करके। टीलोफेज तो हमेशा जब कभी भी आपको टीलोफेज का डायग्राम दिखेगा, उसमें एक स्पेशल बात आपको नजर आएगी। उसमें आपको स्पेशल बात ये नजर आएगी कि हमेशा उस स्ट्रक्चर में, हमेशा उस डायग्राम में सेल को बीच में से नैरो होता हुआ दिखाया जाता है। मतलब ये दिखाया जाता है कि क्रोमोसोम बटा नहीं, कि इन्होंने अपने बाउंड्री लाइन बनाने की तैयारी कर ली। तो ये क्या हो गया यहाँ पे आपका एनाफेज हो गया, सॉरी टीलोफेज हो गया। क्या हो गया आपका लास्ट वाला, टर्मिनल और टीलोफेज, टी फॉर टर्मिनल और टी फॉर टीलोफेज। तो ये आपका टीलोफेज हो गया। अभी तुरंत आपने एनाफेज देखा है और एनाफेज के बाद एक ही काम बचता है, आपको बस अपना दिमाग लगा के सोचना है, बहुत आसान है, टीलोफेज। अब इसके बाद तब तक मैं आपको 11th-12th पढ़ाऊंगी तो आप तो मेरे से नहीं पूछेंगे माइटोसिस मियोसिस में फर्क है ना, और चारों फेजेस भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे,
आपको यहाँ पे दिख रहा है जो क्रोमोसोम का क्लस्टर प्रोफेज में जैसा दिख रहा था ना, झुंड के फॉर्म में बैठा हुआ, वैसा ही क्रोमोसोम का क्लस्टर जो है अपोजिट पोल की तरफ जाके अरेंज होके बैठ गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग वही लिखते हैं जो आपको दिख रहा है, वही लिखिए। क्या बोलने का मतलब है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्लस्टर मतलब गुच्छा हो गया उसका, क्रोमोसोम क्लस्टर opposite poles। शॉर्टकट में लिख दिया, ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग, आर ऑब्जर्व दैट अपोजिट पोल्स। ये तो दिख ही रहा, बोलिएगा इसमें कौन सी नई बात है, तो मैं नजर आ रहा है, तो यही तो लिखना आपको जो नजर आ रहा है। ठीक है, And डायग्राम nuclear डायग्राम बस membranes दिमाग, also. हाँ डायग्राम बस दिमाग में प्रिंट करके रखना है। अब जो इनकी आइडेंटिटी थी ना कि भाई हम एक सेल हैं, हम भाई भाई हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, वो लॉस्ट हो गया अभी। अब दूसरी बात क्या है, अब बट गए, ये बंटवारा हो गया, कितना बढ़िया। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दिख रहा है आपको आता हुआ। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, जो गायब किया था उसको लेके आइए। मैंने आपको पहले ही बोला था प्रोसेस का उल्टा है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। अपियर्स नहीं, ऐसा नहीं चमत्कार हुआ आ गया दूसरे प्लेनेट पर से, वही गायब हुआ था उसी में से रीअपियर होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स हो गया। कहाँ हुआ रीअपियर, अराउंड द क्रोमोसोम, जो बना है ना गुच्छा क्रोमोसोम का क्लस्टर, अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर at both opposite poles। opposite poles। हालांकि सबको पता है कि जो दोनों पोल है अपोजिट साइड में ही होते हैं, तो नई बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, क्या क्या चीजें गायब करी थी आपने, सबको लेके आइए वापस। क्या बोलने का मतलब है, And Golgi apparatus. हाँ न्यूक्लियोलस भी गायब हुआ था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी गायब हुआ था, गोल्जी And endoplasmic कॉम्प्लेक्स भी reticulum. गायब हुआ था, एंड ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अपने। बस हो गया खत्म एनाफेज। पे जाके क्या है आपका एनाफेज जो है वो ओवर हो जाता है। आप ना एक काम कीजिएगा, जिंदगी भर के लिए माइटोसिस के सारे फेजेस को मास्टरी करने के लिए आपको एक ही क्वेश्चन आज की होमवर्क के तौर पे करना है, जो एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पे भारी है। क्या समझ मैम वॉइस नहीं आ रहा।
तो आपकी जो नोटबुक है, ठीक है, तो नोटबुक में एक तो ये पेज हो गया आपका, एक साइड का लेफ्ट वाला पेज हो गया और एक राइट वाला पेज हो गया, ये सब नो है ना। हाँ मैम। आपको क्या करना है, मिड वाला पेज निकालना है। मिड वाले पेज, क्योंकि एक ही पेज पे चारों का कॉलम नहीं बनेगा, कॉमन सेंस है, इंटरफेस को रहने देना है आपको। आपका आज का होमवर्क क्या है, ये जो प्रोफेज है, मेटाफेज है, तो इसको एक पेज पे इन दोनों को कर लीजिएगा। ठीक इसके सामने एनाफेज और टीलोफेज, इसको एक, तो ऐसे क्या होगा, जो आप अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, तो नोटबुक को ओपन करते के साथ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि हम कैसे करें डिफरेंशिएट। तो पहले आपको चारों का नाम लिखना है। सबसे पहले चारों का डायग्राम बनता है। सबसे पहला वर्क क्या है, चारों का डायग्राम बनता है। दूसरा काम क्या है, आप जब देखेंगे ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस लगाएंगे, तो प्रोफेज में भी 3 पॉइंट आएगा, मेटाफेज में भी 3 पॉइंट्स आएंगे, एनाफेज में भी 3 पॉइंट आएगा, टीलोफेज में भी 3 पॉइंट आएगा। इसके बाद आप जिंदगी में कभी मेरे से नहीं बोलेंगे ना कि मुझे इन चारों फेजेस में कंफ्यूजन होती है, या मैम हमें वापस समझा दीजिए, समझने में दिक्कत हो रही, कभी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल आपको ग्लास की तरह क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। आपको समझ आया सबको कैसे करना है इसको। तो आपको करना क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अगर इसको क्वेश्चन को उल्टा करके आपके एग्जाम में दिया जाए तो डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। अब आप सोचिएगा, अब एक बच्चा माइटोसिस का नोट ही लिख के आ गया एग्जाम में पूरा, तो नंबर वैसे भी 0 मिलना है उसको। तो क्वेश्चन भी आपको वहां पे समझना, सीखना और एनालाइज करना आना चाहिए। तो आप इन चारों को, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को लिख के डिफरेंशिएट कर लेंगे। अभी तो रात ज़्यादा हो गई है, आप थोड़ा सा रिवाइज करते हुए, और कल आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क यही है बायो के लिए कि आप इसको चारों को डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, समझ आया सबको। इन चारों टॉपिक में किसी बच्चे Yes, को ma'am. कोई डाउट हो, मेरे से तो आज की क्लास में पूछ लीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए लीव करूं मैं। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Good night. थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।